हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कि किस तरीके से फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को किया जाता है और कितना इसके अंदर ड्यूरेशन होता है। तो जो हमारा आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बोर्ड इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है 2016 का, इसके सेक्शन 55 के अंदर हमें बता रखा है कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 2 के हिसाब से किया जा सकता है। शैल बी कॉल्ड एज फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अगर इस चैप्टर के हिसाब से किया जा सकता है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बोल रहे हैं। तो जो हमारी एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने नोटिफिकेशन दी 14 जून 2017 की, जिसके अंदर उन्होंने नोटिफाई किया कि जो सेक्शन 55 टू 58 है इस कोड के आईबीसी के वो अब एप्लीकेबल हो जाएंगे। यही तीन सेक्शन है जो बेसिकली बात करते हैं फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में। साथ ही साथ इट नोटिफाइड दैट एन एप्लीकेशन फॉर फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेट डेटर्स। तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि आप हर एक कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेट डेटर्स है, इन्हीं के अगेंस्ट आप फास्ट ट्रैक जो ये प्रोसेस है उसको कर सकते हो। तो कौन सी कंपनी? एक तो स्मॉल कंपनी जो हो जाएगी, जो कि हमें इस कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के अंदर बता रखी है। इसके अलावा जितने स्टार्टअप्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म को इसमें से हटा दो, उसके अलावा जितने स्टार्टअप्स होते हैं जो कि नोटिफिकेशन निकाल के गवर्नमेंट के द्वारा बताए जाते हैं कि हम इनको कंसीडर करेंगे कि ये स्टार्टअप्स है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। और इसके अलावा जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है जिनके टोटल असेट्स किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट किए जाते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि 1 करोड़ रुपीज से ज़्यादा के नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप सेक्शन 55 से 58 को यूज़ कर सकते हो इन तीन व्यक्तियों के अगेंस्ट। इसके अलावा फास्ट ट्रैक जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है किसी के भी अगेंस्ट यूज़ नहीं हो सकता। तो फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी जो हमारा प्रोसेस है मे बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेट डेटर। तो कौन कौन है? तीन हमें समझ आए। एक तो कॉर्पोरेट डेटर विद असेट्स एंड इनकम बिलो लेवल एज में बी नोटिफाइड, कि भाई इतने से अगर आपके असेट्स या इनकम कम है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कितने से कम है, तो उनके ऊपर हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ने बता रखा है। कॉर्पोरेट डेटर विद सच क्लास ऑफ क्रेडिटर और सच अमाउंट ऑफ डेट एज बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, की ऐसे कॉर्पोरेट डेटर की जिनके इस तरीके के डेटर्स हैं, सॉरी इस तरीके के क्रेडिटर्स हैं, उन्हीं को हम सिर्फ यहाँ पे ट्रीट करेंगे, या इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई हमें ये तीन चीज़ें कर रखी हैं। फिर जो एमसीए की नोटिफिकेशन थी 23 मई 2017 की, उनके हिसाब से एक एंटिटी को कब हम स्टार्टअप कंसीडर करेंगे, जो सेकेंड वाले पॉइंट के अंदर हमें किसी स्टार्टअप के अगेंस्ट इस प्रोसेस को कर सकते हैं, तो किसी भी एंटिटी को हम कब स्टार्टअप कंसीडर करेंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने बताया। अगर वो कैसे इनकॉर्पोरेट हुई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर वो एंटिटी इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप फर्म के तौर पर हुई है, या फिर एलएलपी के तौर पर हुई है इंडिया के अंदर। पहली चीज़ तो ये हो गई, यानी कि वो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, या एलएलपी है। प्लस साथ ही साथ यहाँ एंड वर्ड यूज हुआ है, प्लस अप टू 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। हाउएवर इन द केस ऑफ स्टार्टअप्स इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर द पीरियड शैल बी अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। प्लस इसने बोला कि 7 साल तक हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि वो स्टार्टअप है, उसके बाद नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर वाली कंपनीज है, जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो इस तरीके की कंपनीज है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, उनके लिए पीरियड हमने 10 years का कर दिया। तीसरी चीज़, अगर जो उसकी टर्नओवर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब से वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, वो 25 करोड़ से एक्सीड नहीं किया, यानी कि ये इन तीनों में से कोई एक चीज़ बनी, पहले 7 साल या पहले 10 साल के लिए, इस टाइम के अंदर उसकी टर्नओवर जो है इनकॉर्पोरेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद 25 करोड़ को कभी एक्सीड नहीं करी। और चौथी बात, इफ इट्स वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस ऑफ सर्विसेज, और इफ इट इज स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। और चौथी बात ये हो जाती है कि अगर वो इनोवेशन के प्रति काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रति काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के प्रति काम कर रहे हैं, इस तरीके के कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे स्केलेबल बिजनेस है, जहाँ पे हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जा सकती है, बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, उन्हीं स्टार्टअप्स के अगेंस्ट, उन्हीं को हम क्या मानेंगे? स्टार्टअप्स मानेंगे। तो ये 4 कंडीशन जो भी पूरी करेगा वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में आएगा, और उनके अगेंस्ट इन 3 के अंदर में से जो सेकंड वाला है स्टार्टअप, उसके अगेंस्ट हम फास्ट ट्रैक प्रोसेस जो है इंसॉल्वेंसी का वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल स्केल कंपनीज जो होती हैं, स्टार्टअप्स जो होते हैं, स्टार्टअप्स में पता चल गया कौन से होते हैं, और जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं जिनकी किसी भी पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उसके अंदर जो टोटल एसेट्स हैं वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एंटिटी है तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? अगर इनमें से कोई भी कॉर्पोरेट डेटर है तो उसके अगेंस्ट आप फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को यूज कर सकते हो।
अब कितना टाइम पीरियड होता है अगर आप फास्ट ट्रैक कर रहे हो, क्योंकि अब फास्ट ट्रैक है तो यानी कि कुछ ना कुछ कम टाइम लगेगा, नॉर्मल से नॉर्मल में 180 डेज लगते हैं। तो यहाँ पे इसने बता रखा है कि हम यहाँ पे आधे टाइम के अंदर करते हैं, 90 डेज के अंदर करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड टाइम कितना है 180 डे का है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोशिश की कि आधा टाइम हो जाए इन कंपेरिजन टू 180 डेज जो कि नॉर्मल वे के अंदर होता है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जो भी आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यहाँ पे बनाओगे, वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फाइल करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कि इस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए बियॉन्ड 90 डेज की, भाई 90 डेज से इसको बियॉन्ड कर दो। रीज़न बताएगा कि क्यों बियॉन्ड कर दो, तो वो 90 डेज से आगे के लिए एक्सटेंशन मांग सकता है। तो वो रीज़न बताते हुए बोलेगा कि भाई COC की मीटिंग के अंदर बोला गया है और ये 75% ने वोट किया इस चीज़ के लिए और उसका ये रीज़न इन्होंने दिया है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 3 बोलता है कि जब इस तरीके की एप्लीकेशन रिसीव होगी सबसेक्शन 2 के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा इस टाइम एक्सटेंशन के लिए, और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है इस केस का इज दैट द फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज, कि भाई हाँ ये जो चीज़ है यहाँ पे 90 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती, तो वहाँ पे इट में कंपलसरी नहीं है कि भाई ये एप्लीकेशन आएगी तो टाइम एक्सटेंड होगा ही होगा, इट में अगर उसको ठीक लगेगा तो वो ऑर्डर कर सकता है उस पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए by such further period as it think fit but not exceeding 45 days। तो जितना पीरियड उसको ठीक लगेगा उतने के लिए एक्सटेंड कर देगा, लेकिन मैक्सिमम 45 डेज के लिए ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को एक्सटेंड करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। यानी कि 90 डेज नॉर्मली है और 45 डेज अगर आप रीज़न देते हो, COC अप्रूव करती है 75%, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये नहीं हो पाएगा 90 दिन में, तो मैक्सिमम इतने दिन और एक्सटेंड किए जा सकते हैं 90 दिन के अलावा। अदरवाइज 90 डेज के अंदर आपको अपना जो प्रोसेस है वो पूरा करना है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि जो आपकी फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। RP अगर जैसे चाहता है कि इसका टाइम बढ़ जाए तो RP एक एप्लीकेशन फाइल करेगा NCLT के पास। अगर 75% वोटिंग से COC इस चीज़ को बोलती है कि इसका टाइम एक्सटेंड किया जाए, जब ये एप्लीकेशन लगेगी तो अगर NCLT सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ 90 दिन के अंदर ये प्रोसेस नहीं हो सकता, तो उसके वो टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन 45 दिन से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और ये एक्सटेंशन सिर्फ एक ही बार मिलेगा, ये नहीं कि जब 45 दिन पूरे आप फिर से जाके एक्सटेंशन मांग रहे हो, फिर से जाके एक्सटेंशन मांग रहे हो, ओनली वंस। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस टाइम। तो इस तरीके से आपका इतने ड्यूरेशन के अंदर आपकी जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है जब फास्ट ट्रैक प्रोसेस करते हैं तो वो की जा सकती है। अब ये बता रहा है कि किस तरीके से आप इनिशिएट करेंगे फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को। तो सेक्शन 57 इसके बारे में हमें क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, कि एप्लीकेशन लगानी है फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। कहाँ पे लगानी है, क्रेडिटर को लगानी है या कॉर्पोरेट डेटर को लगानी है, और साथ साथ उसके क्या लगाना है इस एप्लीकेशन के साथ, जब आप चाह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो जाए, चाहे आप क्रेडिटर हैं या आप कॉर्पोरेट डेटर हैं, तो आपको उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या लगाना है, आपको एक प्रूफ लगाना है कि जो डिफ़ॉल्ट है वो एग्जिस्ट करता है, उसके रिगार्डिंग एविडेंस है आपके पास विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और सच अदर मीन्स एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो या तो IU के पास कोई इस तरीके का रिकॉर्ड है कि हाँ इस तरीके का डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है, या आपके पास कोई और प्रूफ है, जो भी है उस तरीके से आप उसके रिगार्डिंग एविडेंस लगाएंगे। प्लस यानी कि एंड लिख रहा है, साथ में ये भी लगेगा। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो कि बोर्ड हमें स्पेसिफाई कर दे दैट द कॉर्पोरेट डेटर इज एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, इस इन्फॉर्मेशन से कंफर्म हो कि हाँ ये जो कॉर्पोरेट डेटर है वो एलिजिबल है फास्ट ट्रैक प्रोसेस के लिए, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो ये दो चीज़ें आपको मैंडेटरली अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी है, ओनली देन योर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास रेगुलेशन आते हैं फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के, जो कि IBBI ने दिए हमें, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने दिए, तो उनको हमें देखना है। पहले कुछ डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको आती ही होंगी, इनके अंदर कुछ खास नहीं है। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसके रेगुलेशन ही, किस रेगुलेशन के अंदर क्या चीज़ बताई गई है। तो इसने बताई सबसे पहले एलिजिबिलिटी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, यानी कि जो व्यक्ति ये सारे काम करेगा, तो RP ही हमें अपॉइंट करना है जैसे नॉर्मली हम करते हैं, तो यहाँ पे भी RP अपॉइंट करेंगे। तो कौन ऐसा RP होगा जो कि एलिजिबल होगा, तो वही जो नॉर्मल चीज़ के अंदर पड़ती है वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी कि जो IP है वो एलिजिबल होगा वो किस चीज़ के लिए, RP अपॉइंट होने के लिए फॉर फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, कॉर्पोरेट डेटर के लिए। If he and all partners and director of the insolvency professional entity of which he is a partner or director are independent of the corporate debtor, यानी कि जिस भी एंटिटी से ये आपका RP निकल के आ रहा है, अगर वो एंटिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है किससे, कॉर्पोरेट डेटर से, तो ये व्यक्ति जो है जो भी RP बनना चाह रहा है वो एलिजिबल है क्या बनने के लिए, RP बनने के लिए। तो पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई। दूसरी बात क्या आती है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो एलिजिबल नहीं होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने के लिए अगर, या फिर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी ऑफ विच ही इज अ पार्टनर और डायरेक्टर इज अंडर रिस्ट्रेन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, की बोर्ड ने उस एंटिटी के अगेंस्ट, जिसका भी वो मेंबर है उसके अगेंस्ट रिस्ट्रेन ऑर्डर दे
दे रखे हैं कि ये काम नहीं कर सकती, तो वो व्यक्ति जो है जो भी उसके अंदर आईपी है वो आरपी बनने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तीसरी चीज जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है शेल मेक डिस्क्लोजर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड देयर आफ्टर इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से इसको डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे, जो भी डिस्क्लोजर बताए गए हैं वो सारे डिस्क्लोजर इसको बताने पड़ेंगे। और इसके बाद आखिरी चीज आती है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है शेल नॉट कंटिन्यू टू बी आरपी इफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी ऑफ विच ही इज डायरेक्टर और अ पार्टनर और अदर पार्टनर और अ डायरेक्टर ऑफ सच इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी रिप्रेजेंट एनी अदर स्टेक होल्डर इन द सेम फास्ट ट्रैक प्रोसेस। की भाई जिस भी एंटिटी का वो मेंबर है वो एंटिटी मतलब पार्टनर है या इस तरीके की कोई भी चीज़ है वो क्या कर रही है, किसी और व्यक्ति का, किसी और स्टेक होल्डर का उसी एंटिटी के अंदर, उसी कॉर्पोरेट डेटर के अंदर क्या कर रही है, इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उस सिचुएशन में भी ये आरपी नहीं बन सकता। तो ये हमें 4 जगह बता रखी है जहाँ जहाँ पे ये व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति इनएलिजिबल हो जाता है कि वो आरपी नहीं बन सकता। तो ये 4 जगहों पे वो व्यक्ति जो होता है वो इनएलिजिबल माना जाएगा, उसको हम नहीं कर सकते। इनमें से अगर कोई और सिचुएशन है तो वहाँ पे वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। अब हमें बताता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक्सटॉर्शनेट मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जब हम कोई चीज़ दिखाते हैं, तो हमने क्या कर रखा है, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऐसी कर रखी है जिसको हम बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर एक ट्रांजैक्शन है उसको हम एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 के हिसाब से ही हमने आगे भी पढ़ रखा है, जहाँ पे जो टर्म्स हैं requires the corporate debtor to make exorbitant payments in respect of the credit provided। की भाई क्रेडिट आपने 100 का प्रोवाइड किया है और 6 महीने के अंदर आप उसके बदले 20,000 पे मांग रहे हैं, तो ये क्या है, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन होगी कि आप कॉर्पोरेट डेटर से उधारी के बदले बहुत ज़्यादा पेमेंट मांगेंगे, तो उसको हम क्या मानेंगे, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन मांगेंगे। दूसरा आर अनकॉन्शियसेबल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। की कॉन्ट्रैक्ट के जो लॉ है हमारे सिंपल, उसकी नज़रों के अंदर वो अनकॉन्शियसेबल है कि इस तरीके की चीज़ तो हो ही नहीं सकती थी। तो ऐसी सिचुएशंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। रेगुलेशन 5 ने हमें ये बात बताई है। तो पहले आपको इसने बताया कि एलिजिबल व्यक्ति कौन है जो आरपी बन सकता है। दूसरा इसने आपको बताया कि एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है। तीसरा ये आपको बताता है रेगुलेशन 6 के अंदर कि पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी। किस चीज़ की पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी, जो आईपी है वो क्या करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा जैसे ही वो अपॉइंट होगा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की भाई मैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया हूँ, इस चीज़ की वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। इमीडिएटली का मतलब ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर, इमीडिएटली ये नहीं बनते ही भी फटाफट से कहाँ पे क्या करे एकदम से, ऐसे नहीं कि 3 दिन का टाइम दिया गया है पब्लिक अनाउंसमेंट करने के लिए। द पब्लिक अनाउंसमेंट रेफर टू इन सब रेगुलेशन 1 शैल बी इन फॉर्म ए। तो ये इसका एक फॉर्मेट है जो फॉर्म ए के अंदर हमें फॉलो करना है। इस फॉर्म ए के हिसाब से आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। देन ये कहाँ पे पब्लिश होगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर, एक रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर के अंदर जिसकी वाइड सर्कुलेशन है, जहाँ पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, और या फिर प्रिंसिपल ऑफिस लोकेटेड है अगर कोई प्रिंसिपल ऑफिस है तो, किसका, कॉर्पोरेट डेटर का। एंड एनी अदर लोकेशन वेयर द ओपिनियन ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द कॉर्पोरेट डेटर कंडक्ट्स मटेरियल बिजनेस ऑपरेशन। या कोई और जगह जहाँ पे भी वो अपना मेन काम करता है कॉर्पोरेट डेटर, तो उस जगह पे वहाँ के रीजनल न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर क्या किया जाएगा, इस फॉर्म को निकाला जाएगा पब्लिक अनाउंसमेंट को। देन वो साथ ही साथ वेबसाइट के ऊपर भी होस्ट होगा अगर कॉर्पोरेट डेटर की कोई वेबसाइट है तो, और बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट इफ एनी डिजाइन बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। और अगर बोर्ड ने कोई वेबसाइट बना रखी है इस चीज़ के लिए तो उस वेबसाइट के ऊपर भी ये पब्लिक अनाउंसमेंट शो होगी। अब यहाँ पे एक हम बीच में रेगुलेशन 4 भी पढ़ लेते हैं, या बीच में आधा अधूरा छोड़ रहा हूँ लेकिन पढ़ लेते हैं पहले, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले। एक्सेस टू बुक्स के बारे में बता रखा है रेगुलेशन 4 के अंदर, क्योंकि हमने 3 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 4 रह गया बीच में। तो जो आईपी है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपका, वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को, या जो भी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, टू द एक्सटेंट रेलिवेंट फॉर डिस्चार्जिंग इज ड्यूटी। इस एक्सटेंट तक कि हाँ ये चीज़ जो है इसके काम के लिए ज़रूरी है, तो उस चीज़ के लिए वो एक्सेस कर ले। बे मतलब में बेबुनियादी तरीके से ऐसे जाके किसी बुक्स को एक्सेस नहीं करेगा। जहाँ पे उसके पर्पस के लिए अगर वो रेलिवेंट है कि हाँ इसके काम में ये चीज़ ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पे वो किसी डॉक्यूमेंट्स को, इन्फॉर्मेशन को, रिकॉर्ड्स को, अकाउंट्स को जाके एक्सेस कर सकता है। कौन से रिकॉर्ड्स को, जो कि कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा हेल्ड हो रहे हैं, किसके पास, जैसे डिपॉजिटरीज और सिक्योरिटीज़ के पास। भाई कॉर्पोरेट डेटर के कोई भी रिकॉर्ड जो है डिपॉजिटरीज के पास हैं, किसी प्रोफेशनल एडवाइजर्स के पास हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ के पास हैं, कोई और अदर रजिस्टर दैट रिकॉर्ड द ऑनरशिप ऑफ असेट्स, कोई और रजिस्टर मेंटेन हो रहा है जिसके अंदर हमें असेट्स की ऑनरशिप के बारे में हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि मेंबर्स के पास हैं, प्रमोटर्स के पास है, पार्टनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, तो उनको एक्सेस कर सकता है। और कॉन्ट्रेक्चुअल काउंटर पार्टीज हैं, जैसे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनके पास भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उनको एक्सेस करने का राइट रहता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास।
ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था कि पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, जैसे वो पॉइंट होगा विद इन 3 डेज उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होती है कि मैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन गया हूँ। कहाँ पे करनी होती है? फॉर्म ए के फॉर्मेट में करनी होती है। किस जगह पे करनी होती है? इंग्लिश न्यूज़पेपर और जो लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होता है जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है या प्रिंसिपल ऑफिस है वहाँ पे की जाती है। और साथ ही साथ फिर उसके बाद ये वेबसाइट पे भी होस्ट होती है अगर कोई कॉर्पोरेट डाटा की वेबसाइट है। और इसके अलावा अगर बोर्ड ने कोई इस पर्पज़ के लिए वेबसाइट बना रखी है तो उसके ऊपर भी ये पब्लिक अनाउंसमेंट होस्ट होती है। Provide the last date for submission of proof of claim which shall be 10 days from the date of the appointment of the interim resolution professional। इसने यहाँ पे बता दिया कि लास्ट डेट क्या है प्रूफ ऑफ क्लेम को सबमिट करने की, 10 दिन पहले, मतलब जिस भी दिन उसकी अपॉइंटमेंट हुई है उसके 10 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए। और द एप्लीकेंट शैल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट विच मे बी रिम्बर्स्ड बाय द कमेटी टू द एक्सटेंट रेटिस्फाइज देम। और इसके अलावा जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई उसका खर्चा जो है रिम्बर्स होगा एप्लीकेंट को। द एप्लीकेंट शैल सॉरी, एप्लीकेंट को नहीं, वो तो उसको होगा जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने किया है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने जिसने ये एप्लीकेशन लगाई है ना, पिटीशन लगाई है, वो रिम्बर्स करेगा इस खर्चे को, पब्लिक अनाउंसमेंट को। ठीक है। फिर रेगुलेशन 6 तक कंप्लीट। रेगुलेशन 7 बोलता है क्लेम बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर किस तरीके से क्लेम करेंगे? तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, किसके अलावा? इनके अलावा, इनको छोड़ दो, वर्कमैन और जो एम्प्लॉइज है कॉर्पोरेट डाटा का, इनको छोड़ के, शेल सबमिट प्रूफ ऑफ हिज क्लेम टू द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पर्सन बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस इन फॉर्म बी। तो फॉर्म बी के अंदर अपने क्लेम्स को इसके पास सबमिट करेंगे, या तो बाय पोस्ट भेज देंगे या इलेक्ट्रॉनिक मींस से भेज देंगे, जितने भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। द एक्जिस्टेंस ऑफ डेट ड्यू टू ऑपरेशनल क्रेडिटर इन दिस रेगुलेशन में भी प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ। अब किस तरीके से प्रूव होगा कि हाँ ऑपरेशन क्रेडिटर्स के डेट्स थे, तो वो किस तरीके से प्रूव करोगे? या तो कोई रिकॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के पास है उससे प्रूव हो जाता है, या फिर अगर कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सप्लाई का इनवॉइस होगा जिसके अंदर आप डिमांड कर रहे हो, या कोर्ट का ऑर्डर हो गया, या फाइनेंशियल अकाउंट्स हो गए, इसके थ्रू भी आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ आप ऑपरेशन, ये जो व्यक्ति था इसको इसके आपने पैसे देने थे, मतलब कि आपने एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर इससे पैसे लेने थे। ये चीज़, इनमें से कोई भी चीज़ जो है प्रूव कर सकती है। इसी तरीके से फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, इनको जो अपना क्लेम है वो फॉर्म सी में देना है। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर थे उनको किस में देना था? फॉर्म बी में देना था। फाइनेंशियल वालों को फॉर्म सी के अंदर देना है। इनके भी प्रूफ जो है वो भी सेम ही होंगे कि आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का कोई रिकॉर्ड है तो वो हो जाएगा, नहीं तो फाइनेंशियल जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया या रिकॉर्ड हो गए, जो भी आप अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई या कोर्ट का ऑर्डर हो गया, ये सब प्रूफ माने जाएंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर के कि हाँ आपका जो क्लेम है इस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट है, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ये चीज़ देता है तो। और जो हमने रेगुलेशन 7 के अंदर ये वर्कमैन और एम्प्लॉय को छोड़ा था, वो इसने रेगुलेशन 9 के अंदर बता रखा है कि जितने भी वर्कमैन हैं और एम्प्लॉय हैं कॉर्पोरेट डेटर के, वो भी अपना प्रूफ ऑफ क्लेम सबमिट करेंगे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। किस फॉर्म में? फॉर्म डी के अंदर। पोस्ट से, बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस किसी से भी कर सकते हैं, सभी इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इनका कौन सा फॉर्म होगा? फॉर्म डी होगा। तो इनके लिए एक अलग से फॉर्म बनाया गया है। Where there are dues of numerous workmen or employees of the corporate debtor, an authorized representative may submit one proof of claim for all such dues on behalf in form E। बहुत सारे वर्कमैन है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनका इस तरीके का ड्यू है, तो उनके बिहाफ पे कोई और एक व्यक्ति आगे, उनका रिप्रेजेंटेटिव प्रूफ ऑफ क्लेम को सबमिट कर सकता है। और उस सिचुएशन के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति आगे सबको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पे वो किसको फॉलो करेगा? फॉर्म ई को फॉलो करेगा। इंडिविजुअली फॉर्म डी बताया गया था, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव आगे कर रहा है सबके बिहाफ पे तो फॉर्म ई के फॉर्मेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो आपका प्रूफ होता है रिकॉर्ड की, भाई कैसे माने कि आपका क्लेम कोई ड्यू था, तो वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड हो गया, या कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे कि प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, या नोटिस जिसके अंदर आपने डिमांड की हो पेमेंट कॉर्पोरेट डेटर से और वो पेमेंट ना हुई हो, या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर हो गया, तो ये सारे प्रूफ मान ले जाते हैं कि हाँ हाँ आपका जो है क्लेम पेंडिंग है कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और क्रेडिटर्स होते हैं तो उस रेगुलेशन 9A के अंदर बोल दिया कि अगर कोई पर्सन क्लेम करता है कि हाँ मैं भी क्रेडिटर हूँ, जो कि ये हमारे 7, 8, 9 के अलावा, तो उसको भी अपने प्रूफ जो है सबमिट करने होते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास, लेकिन किस फॉर्म में? फॉर्म F के अंदर। ठीक है। और ये भी अपने फिर प्रूफ लगाएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के पास कोई मतलब रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, या कोई प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, पेमेंट का डिमांड करते हुए कोई नोटिस है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो इसके प्रूफ मान लिए जाएंगे कि हाँ आपका भी ड्यू जो है पेंडिंग है। अब ये जो प्रूफ ऑफ क्लेम्स है ये सबमिट किए जाएंगे रेगुलेशन 12 के हिसाब से। रेगुलेशन 10 और 11 देखते हैं बीच में, पहले 12 देख लेते हैं। तो जो क्रेडिटर है वो अपने प्रूफ को सबमिट करेगा अपने क्लेम को बिफोर द लास्ट डेट मेंशन इन द पब्लिक अनाउंसमेंट। जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर लास्ट डेट मेंशन की होगी कि इस दिन तक आपको अपने क्लेम सबमिट करने हैं, उससे पहले पहले क्रेडिटर जो है, इनमें से कोई भी रेगुलेशन जो हमने ऊपर पढ़ा है, वो अपने प्रूफ्स को सबमिट करेगा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। फिर जो क्रेडिटर है जो फेल हो जाएगा अपने प्रूफ को सबमिट करने के लिए, जो टाइम दिया गया है पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर, जैसे वो 10 दिन का जो टाइम था उसके अंदर अगर फेल हो जाएगा, तो वो सबमिट कर सकता है अपने प्रूफ को सच क्लेम टू द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और द आरपी एज अ केस में भी टिल द अप्रूवल ऑफ द
रेजोल्यूशन प्लान बाय द कमेटी, कि जब तक वो जो रेजोल्यूशन प्लान है, अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान बनता है वो कमेटी के थ्रू अप्रूव नहीं हो जाता, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आप इस डेट के बाद भी अपने प्रूफ ऑफ क्लेम को सबमिट कर सकते हो। IRP अगर है या RP जो भी है उसके पास अपने प्रूफ्स को आप सबमिट कर सकते हो। और जो क्रेडिटर है सब रेजोल्यूशन 2 वाला, यानी कि जो डेट से पहले नहीं कर पाया था, वो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है तो उसके अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, इट शैल बी इंक्लूडेड इन द कमेटी फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सच क्लेम। तो जिस भी दिन से वो मतलब उसका क्लेम एक्सेप्ट होगा उसी दिन से उसको मान लिया जाएगा कि हाँ ये भी कमेटी के अंदर एंटर हो गया, जो कमेटी बनेगी क्रेडिटर्स की उसके अंदर। यहाँ पे बताता है सब्सटेंटिएशन ऑफ क्लेम्स, क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जो भी है, मे कॉल फॉर सच अदर एविडेंसेस और क्लैरिफिकेशन एज ही डीम्स फिट फ्रॉम अ क्रेडिटर, कि उसको लगता है कि नहीं नहीं ये जो इन्होंने जो दिए हैं यहाँ पे प्रूफ वो ठीक नहीं है, इसके अलावा किसी और प्रूफ की जरूरत है, तो जो IRP है या RP है वो उन प्रूफ्स को भी मांग सकता है। और इसकी कॉस्ट कौन उठाएगा, डेट की प्रूफ करने की कॉस्ट, तो जो क्रेडिटर है जो बोल रहा है इस बात को वो बियर करेगा इसकी अपने डेट्स को प्रूफ करने की कॉस्ट को। फिर रेगुलेशन 13 बोलता है कि अब जो भी क्लेम्स हैं उनको क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। कौन वेरीफाई करेगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या RP जो है वो वेरीफाई करेगा हर एक क्लेम को ऑन द एज ऑन द फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट डेट विद इन 7 डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द रिसीव ऑफ द क्लेम्स, की जो भी लास्ट डेट थी क्लेम रिसीव करने की उसके विद इन 7 डेज ये काम कर लेगा उसको वेरीफाई करने का। एंड देयर अपॉन मेंटेन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, फिर एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बना लेगा कि हाँ ये मैंने सारा वेरीफाई कर लिया, इनके अगेंस्ट जो है हमारा क्लेम बनता है, जिसके अंदर सबके नाम आ जाएंगे और कितना अमाउंट हुआ है वो आ जाएगा, कितना अमाउंट एडमिट हुआ है, कितना सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, जितनी भी चीज़ें वो सारी उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये एक आपकी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर यहाँ पे बन जाएगी, वेरिफिकेशन के बाद एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर यहाँ पे बन जाएगी। अब ये जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर है ये कौन कौन देख सकता है, तो बता रहा है कि इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगी बाय द पर्सन्स हु सबमिटेड प्रूफ ऑफ क्लेम, जिन्होंने भी प्रूफ ऑफ क्लेम दिया है वो इसको आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगी जितने मेंबर, पार्टनर, डायरेक्टर हैं, गारंटर्स हैं कॉर्पोरेट डेटर के, वो सब इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होगी, अगर कॉर्पोरेट डेटर की कोई वेबसाइट है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइल होगी, और साथ ही साथ फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमेटी के अंदर भी प्रेजेंट होगी कि हमारी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ये हैं, तो इनके सामने ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स प्रेजेंट होगी। देन रेगुलेशन 14 बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम, की आप क्लेम को डिटरमाइन करने की बात करता है। तो जहाँ पे जो अमाउंट ऑफ क्लेम है वो प्रिसाइज नहीं है कि भाई कितना अमाउंट है, वो प्रिसाइज नहीं है या फिर डिटरमाइन नहीं किया जा रहा किसी कंटिजेंसी के कारण या किसी और रीज़न के कारण। तो जो IRP है या RP है जो भी है वो क्या करेगा, अपने बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से उसको जो भी बेस्ट लगेगा ना कि हाँ इतना अमाउंट बनना चाहिए, बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से वहाँ पे क्लेम का अमाउंट बता देगा, भाई मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इस हिसाब से इतना बनना चाहिए, तो उस हिसाब से वो वहाँ पे क्लेम बना देगा कि इतने अमाउंट का बनना चाहिए। फिर जो IRP है या RP है वो जो भी होगा वो क्या करेगा, इस अमाउंट को रिवाइज कर सकता है इंक्लूडिंग द एस्टिमेट्स ऑफ क्लेम अंडर सब रेगुलेशन 1 एज सुन एज मे बी प्रैक्टिसेबल, कि भाई जब भी उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ की जा सकती है कि हाँ इसको रिवाइज करना है, इसका ये इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए, तो वो चीज़ कर सकता है जब भी उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है उस हिसाब से। तो यहाँ पे वो इस हिसाब से अगर कोई प्रिसाइज अमाउंट नहीं है तो उसको अपने हिसाब से डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, फिर जो कमेटी है अगर सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की बन रही है, रेगुलेशन 6 बोलता है फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है, कोई फाइनेंशियल डेट ही नहीं दे रखा था आपका, जहाँ पे कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो फाइनेंशियल डेट नहीं होगा आपका, तो वहाँ पे फिर आपकी कमेटी नहीं बनेगी क्योंकि कमेटी के अंदर तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही आते हैं। या फिर सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या हैं, रिलेटेड पार्टीज़ हैं आपके, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर के यानी कि, तो फिर वहाँ पे इस रेगुलेशन के हिसाब से आप एक कमेटी बनाओगे। तो जैसे नॉर्मल बनती है वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि कमेटी के अंदर क्या होगा, 18 जो सबसे बड़े ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होंगे वो होंगे मेंबर्स, एक मेंबर होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वर्कमैन को, और एक मेंबर होगा मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एम्प्लॉयज़ को। तो ये 20 लोगों की जो है आपकी यहाँ पे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर तो है लेकिन वो सारे के सारे रिलेटेड हैं कॉर्पोरेट डेटर से। फिर जो हर एक मेंबर होगा इस कमेटी का जो बनी है यहाँ पे इस रेगुलेशन के हिसाब से, उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे किस हिसाब से, प्रपोर्शन ऑफ द डेट ड्यू, जिसका जितना डेट ड्यू है उस हिसाब से उसके पास उतनी वोटिंग होगी, किसी का 1 करोड़ का है, किसी का 10 लाख का है, तो उसी प्रपोर्शन के हिसाब से आप वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करोगे कि किसका वोट कितनी वेटेज रखेगा। A committee formed under this regulation and its members shall have same rights, power and duties and obligation as committee comprising financial creditors। इस कमेटी के पास सारे वही राइट्स होते हैं जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की कमेटी के पास होते हैं, सेम सारे राइट्स, सारी ड्यूटी, सारी पावर्स, वो सारे के सारे सेम इसके पास भी होंगे।
अब फाइलिंग बाय द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो क्या करता है, फाइलिंग करता है। जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एक रिपोर्ट फाइल करता है जिसके अंदर वो सर्टिफाई करता है कि जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, कि कमेटी जो है सीओसी जो है वो बन गई है। किसके पास सबमिट करता है रिपोर्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, एनसीएलटी के पास। कब सबमिट करता है, ऑन और बिफोर एक्सपायरी ऑफ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जिस भी दिन वो खुद अपॉइंट हुआ है उसके अपॉइंटमेंट के 21 डेज के अंदर अंदर वो सर्टिफाई करता है इस चीज़ को और सबमिट करता है इस रिपोर्ट को कि हाँ एक कमेटी जो है वो बन गई है, और उसके बारे में वो बता देता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। फिर इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे basis on the records of corporate debtor and claims of the interim resolution professional is of the opinion that fast track process is not applicable। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी कॉर्पोरेट डेटर की है या जो रिकॉर्ड्स हैं क्लेम्स है उस बेसिस पे अगर आईआरपी ये नज़रिया रखता है कि इस सिचुएशन के अंदर फास्ट ट्रैक प्रोसेस नहीं किया जा सकता कॉर्पोरेट डेटर का, तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फाइल करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, एनसीएलटी के पास, अलॉन्ग विद रिपोर्ट जो उसने बनाई है रेगुलेशन 1 के अंदर, कि ऑर्डर पास किया जाए कि इसको क्या किया जाए, फास्ट ट्रैक प्रोसेस को, जो भी आपका नॉर्मल मतलब जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस था इसको नॉर्मल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं है या पॉसिबल नहीं है कि इसके अंदर फास्ट ट्रैक प्रोसेस किया जाए या ये कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो नॉर्मल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास कर देती है इस ऑर्डर को कि हाँ इसको आप कन्वर्ट कर दो नॉर्मल प्रोसेस के अंदर, तो जो प्रोसेस है अब फिर वो उस हिसाब से चलेगा जो नॉर्मल हमारी कॉर्पोरेट पर्सन्स की सिचुएशन के अंदर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का चलता है। और इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है शेल कन्वीन फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमेटी विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग द रिपोर्ट्स अंडर दिस रेगुलेशन। और जब भी ये रेगुलेशन के अंदर रिपोर्ट सबमिट होगी, कुछ भी रिपोर्ट सबमिट की गई हो, उसके विद इन 7 डेज यहाँ पे एक मीटिंग की जाएगी, किसके द्वारा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा, जो कि कौन कन्वीन करेगा, आईआरपी कन्वीन करेगा। अब यहाँ पे मीटिंग के अंदर क्या होता है, किस तरीके से कन्वीन होती है, और रेगुलेशन 80 के अंदर बता रखा है। तो जब भी नेसेसरी होगा तब ये मीटिंग कन्वीन की जाएगी आरपी के द्वारा, ठीक है, आरपी ही कन्वीन करेगा, या फिर कन्वीन की जाएगी अगर मेंबर्स ऑफ कमेटी रिक्वेजाइट करते हैं कि हमें ज़रूरत है, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस तरीके की मीटिंग की जानी चाहिए, तो तब भी ये की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे, एटलीस्ट 33% करने चाहिए। ऐसे नहीं कि 2-4 लोगों ने आके बोला और आप मीटिंग कंडक्ट कराने लगे। एटलीस्ट जितने हैं उसके 33% इस चीज़ की आके रिक्वेस्ट करें आरपीसी, तो फिर वो यहाँ पे इस तरीके की मीटिंग कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। फिर ये जो नोटिस है इस मीटिंग का वो सर्व किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू। रेगुलेशन 20 बोलता है कि जो नोटिस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस के थ्रू भेजा जा सकता है पार्टिसिपेंट्स को, जैसे कि ईमेल हो गया, टेक्स्ट, जो ईमेल टेक्स्ट हो गया, अटैचमेंट के थ्रू हो गया ईमेल के ऊपर, नोटिफिकेशंस के थ्रू, या कोई और लिंक हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पे नोटिस भेजा जा सकता है पार्टिसिपेंट्स को। फिर जो सब्जेक्ट लाइन होगी, जो सब्जेक्ट लिखते हैं ना कि ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर आप बताओगे कि जो कॉर्पोरेट डेटर का नाम है वो बताओगे कि भाई हाँ ये वाली कंपनी है या ये वाली एलएलपी है, प्लेस बताओगे अगर कोई है, टाइम बताओगे, डेट बताओगे जिस भी दिन मीटिंग होनी है, तो वो पूरा आपके सब्जेक्ट के अंदर आ जाना चाहिए। और अगर नोटिस जो है वो नॉन एडिटेबल अटैचमेंट के अंदर आपने भेजा है ईमेल के अंदर, तो जो अटैचमेंट है शेल बी इन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो कैसी होनी चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, और इन नॉन एडिटेबल फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, विद अ लिंक और इंस्ट्रक्शंस फॉर रिसिपिएंट फॉर डाउनलोडिंग रेलिवेंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि भाई ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ये आपका डाउनलोड हो सकता है, तो उसका लिंक भी आप साथ में देंगे और इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कंप्लाई करनी है अगर आप अपने नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेज रहे हैं तो। फिर जहाँ पे जो नोटिस या नोटिफिकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नोटिस आर सेंड बाय ईमेल, की अगर इस तरीके से ईमेल से सेंड किया जाता है नोटिस, तो जो आरपी है वो इंश्योर करेगा जो दैट इट यूज अ सिस्टम विच प्रोड्यूसेस कंफर्मेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिसिपिएंट, की इस तरीके का सिस्टम यूज़ कर रहा है कि जब ईमेल भेजी जाए तो हमें कंफर्म हो जाएगी किन किन लोगों को ये रिसीव हो गई है, तो कंफर्मेशन का सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाएगा। द ऑब्लिगेशन ऑफ आरपी शैल बी सेटिस्फाई व्हेन द ट्रांसमिट द ईमेल एंड ही शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, की भाई एक बार अगर उसने ईमेल भेज दी और सही ईमेल एड्रेस भेज दी जो भी आपने दी थी, तो उसकी ड्यूटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है तो वहाँ पे फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कि उसने कम्युनिकेशन या उसने नोटिस आप तक नहीं पहुँचाया है। उसके बाद आते हैं कंटेंट्स ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग। ये जो नोटिस ऑफ मीटिंग भेजी जाएगी इसके क्या कंटेंट्स होंगे, तो जो नोटिस है वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा पार्टिसिपेंट्स को, जो बेसिक चीज़ें हमारी होती है एक नोटिस इन्फॉर्म करता है, जैसे वेन्यू के बारे में, टाइम के बारे में, डेट के बारे में मीटिंग की, और आपको एक ऑप्शन भी देगा अगर ऑप्शन अवेलेबल है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी बाकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको इस नोटिस के अंदर दी जानी चाहिए। जो नोटिस ऑफ द मीटिंग है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा दैट क्रेडिटर मे अटेंड इन बोथ द मीटिंग ईदर इन पर्सन और थ्रू एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, कि आप इन पर्सन आके भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हो, और अगर आप किसी और को भेजना चाहते हो आपके बिहाफ पे, जैसे कोई प्रॉक्सी को भेजना चाहते हो, तो वो भी आके आपके बिहाफ पे इस मीटिंग को अटेंड
कर सकता है, तो इसके बारे में भी आप इसको बताओगे। जो नोटिस होगा मीटिंग का वो एजेंडा जरूर कंटेन करेगा। एजेंडा मतलब जो भी चीज़ें डिस्कस होनी है उसके अंदर, जो भी चीज़ें बिजनेस ट्रांजैक्ट होने हैं उस मीटिंग के अंदर वो जरूर मेंशन होंगे, जिसके अंदर आप ये चीज़ें जरूर बताओगे कि जो भी लिस्ट ऑफ मैटर डिस्कस होने हैं मीटिंग के अंदर, लिस्ट ऑफ इश्यूज जिसके ऊपर वोट होने हैं मीटिंग के अंदर, और कॉपी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रेलिवेंट, कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट है इन मैटर्स के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे आप ये चीज़ें बताओगे कि किन किन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें होनी है। और ये जो नोटिस है मीटिंग का, शेल स्टेट द प्रोसेस एंड मैनर फॉर वोटिंग एंड द टाइम शेड्यूल इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द वोट एज में बी कास्ट। तो इसके अंदर आप ये जरूर बताओगे कि क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से वोटिंग होगी, क्या टाइम शेड्यूल रहेगा, और जो टाइम पीरियड होगा उस वोट्स के दौरान वो भी आप सारा उसके अंदर बताओगे। इसके अलावा आपको लॉगिन आईडी देनी है एंड द डिटेल ऑफ फैसिलिटी ऑफ जनरेटिंग पासवर्ड एंड कीपिंग सिक्योरिटी इन कास्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक वोट इन सिक्योर मैनर, ये आप बताओगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप प्रोवाइड करोगे जो कि क्वारीज को आपकी सॉल्व करेगा, जो भी वोटिंग से रिलेटेड होगी कि इस व्यक्ति से कांटेक्ट कर लेना, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा अगर आपको कुछ आती है तो। देन क्वारम ऑफ मीटिंग की बात की जाए रेगुलेशन 22 के अंदर, तो ये क्या बोलता है कि जो मीटिंग ऑफ कमेटी है शेल बी कोरेट इफ मेंबर्स ऑफ द कमेटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग राइट्स आर प्रेजेंट, यानी कि 33% अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो हम मान लेंगे कि वो क्वारम है और वो जो मीटिंग है वो कन्वीन की जा सकती है। वो चाहे इन पर्सन प्रेजेंट है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट है, दोनों में से किसी भी तरीके से प्रेजेंट है, वहाँ पे 33% होने चाहिए, उनकी प्रेजेंस के अंदर हम मीटिंग कर सकते हैं। और जहाँ पे अगर कोई मान लो जो मीटिंग ऑफ कमेटियाँ नहीं हो पाती कॉरम की वजह से कि भी 33% लोग नहीं आ पाए, ठीक है, तो जो मीटिंग है वो ऑटोमेटिकली एडजॉर्न हो जाती है सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे नेक्स्ट डे के लिए, कि भाई यहाँ पे हम आज इकट्ठे हुए थे, कल भी यहीं पे इकट्ठा होना, और आज 11 बजे हुए थे तो कल भी 11 बजे ही होना है, ऑटोमेटिकली एडजॉर्न हो जाएगी। In the event of meeting of the committee of adjourn in accordance with sub-regulation 2, the adjourn meeting shall be quorate with the members of the committee attending the meeting। तो जितने जो भी मेंबर आएंगे उनको हम वहाँ पे quorum मान लेंगे जो आपकी एडजॉर्न मीटिंग है उसके अंदर। अब यहाँ पे बताया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो क्योंकि नोटिस के अंदर ही आप बता देते हो कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, अदर ऑडियो विजुअल मील से अटेंड कर सकते हो। और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो नेसेसरी अरेंजमेंट करके रखता है कि जो अनइंटरप्टेड और क्लियर वीडियो जो है ऑडियो विजुअल कनेक्शन रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा जो रीजनेबल केयर लेनी होती है वो सारी रीजनेबल केयर ली जाती है कि जो इंटीग्रिटी है उसका ध्यान रखा जाएगा, प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अवेलेबिलिटी रहेगी, प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड किए जाएंगे अच्छे से, सेफ तरीके से स्टोर किया जाएगा जो भी उसका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो कोई और व्यक्ति जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा उस मीटिंग के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई और अटेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाएंगी। और अगर मान लो कोई मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट हो रही है या किसी ऑडियो विजुअल मीन से कंडक्ट हो रही है, तो जो शेड्यूल वेन्यू है मीटिंग का, जो नोटिस के अंदर आपने सेट किया था कि हाँ ये होगा मीटिंग के लिए, विच शेल बी इन इंडिया, तो वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। शेल बी डीम टू बी प्लेस इन द सेट मीटिंग एंड ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग एट द मीटिंग शेल बी डीम टू बी मेड एट सच प्लेस, तो उसको हम वहीं पे मान लेंगे जहाँ पे वो आपने नोटिस के अंदर मेंशन किया था, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही क्यों ना आपने अटेंड किया हो, तो इस व्यक्ति को भी मान लेंगे कि यहीं पे था। फिर क्या कंडक्ट रहेगा मीटिंग का, तो ये रेगुलेशन 24 के अंदर हमें बता रखा है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो चेयरपर्सन के तौर पर काम करेगा इस मीटिंग के, जो कमेटी की मीटिंग होगी ग्रेटर्स की, उसके चेयरपर्सन के तौर पर काम करेगा। जब ये मीटिंग कमेंस हो रही होगी तो जो आरपी है वो रोल कॉल लेगा, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ रहे हैं उनका रोल कॉल लेगा, उसके अंदर पूछेगा उनका नाम क्या है, क्या वो इस कैपेसिटी के अंदर अटेंड करने के, क्या वो किसी मेंबर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी, कोई और व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें उनसे कन्फर्म की जाएगी। और अगर फिजिकल वे में की जा रही है, भाई इन पर्सन किया जा रहा है, तो उनसे नाम वगैरह पूछ के जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है कंफर्म कर लिया जाएगा कि हाँ कॉरम जो है 33% की कंप्लीट है। दोनों को इंक्लूड करते हैं 33% की कैलकुलेशन में, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अवेलेबल है और जो इन पर्सन अवेलेबल है, दोनों मिला के इन टोटल 33% होने चाहिए। और ये थ्रू आउट द मीटिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में 20% हो गए 30% हो गए, थ्रू आउट द मीटिंग 33% रहने चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी हो जाती है। देन वोटिंग किस तरीके से होती है कमेटी के अंदर, रेगुलेशन 25 बताता है कि जो एक्शंस हैं जो हमें रेगुलेशन सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 के अंदर बता रखे हैं वो हम सारे कंसीडर करते हैं अपनी कमेटी की मीटिंग के अंदर, और इसके अलावा भी कोई चीज़ होती है तो वो सारी की सारी इस मीटिंग के अंदर ही कंसीडर की जाती है। फिर बताता है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो क्या कर सकते हैं मीटिंग के अंदर, वोट ले सकते हैं मेंबर्स का, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, वो आर पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग ऑन एनी आइटम लिस्टेड फॉर वोटिंग आफ्टर डिस्कशन ऑन द सेम, कि भाई ये चीज़ है, इसके ऊपर डिस्कशन करके जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो वोटिंग ले सकता है कि आप बताओ इसके अंदर क्या करना चाहिए, तो उस तरीके से आप वोटिंग ले सकते हो।
फिर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है क्या करेगा, मीटिंग के बाद जो मिनट्स होंगे वो सर्कुलेट करेगा, जैसे नॉर्मल होता है ना ऐसे यहाँ पे भी वो सर्कुलेट करेगा इन मिनट्स को किसके पास, ऑफ द मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कमेटी, जितने भी मेंबर्स है कमेटी के उन सबको इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर वो उसके मिनट जो है सर्कुलेट करेगा। कितनी देर में, 48 आवर्स के अंदर, जब भी आपकी मीटिंग खत्म हुई है उसके अंदर 48 आवर्स के अंदर वो सबको एक तरीके से पहुंचाएगा, सर्कुलेट करेगा। और साथ ही साथ वोट भी मांगेगा ऐसे किसी मैटर के ऊपर जो कि उसके अंदर लिख रखे हैं कि इनके ऊपर वोटिंग की ज़रूरत है मेंबर्स के थ्रू, तो उसके अंदर वो वोटिंग भी मांग लेगा कि आप इसके ऊपर अपनी चीज़ बता दीजिए। और जब वोटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पोर्टल है वो ब्लॉक हो जाएगा कि अब इसके ऊपर आप वोट नहीं कर सकते। और वंस अ वोट ऑन अ रेजोल्यूशन इज कास्ट बाय अ मेंबर ऑफ द कमेटी, सच मेंबर शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज इट सब्सिक्वेंटली। एक बार ही आपने किसी चीज़ पे वोट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो क्या करेगा, 24 आवर्स के अंदर, जब भी आपकी मीटिंग कंक्लूड होगी, वोटिंग कंक्लूड होगी, उसके 24 आवर्स के अंदर या फिर 48 आवर्स के अंदर, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं हुए हैं, सर्कुलेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक मीन से जो भी डिसीजंस आए हैं कमेटी के एजेंडा के ऊपर वो सभी मेंबर्स के बीच में। ठीक है, तो ये इस तरीके से सर्कुलेशन की जाएगी। फिर एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी अपॉइंट किया जाएगा। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 7 दिन के अंदर, जब भी वो खुद अपॉइंट हुआ, इसके विद इन 7 डेज किसी एक व्यक्ति को, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करेगा ताकि वो फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर सके कॉर्पोरेट डेटर के असेट्स की। लेकिन कौन व्यक्ति यहाँ पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकता, तो अगर कोई आरपी का रिलेटिव है, रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटर का, कोई ऑडिटर है जो कि उसके अंदर था पिछले 5 साल के अंदर, कोई पार्टनर डायरेक्टर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी का, तो ये लोग जो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकते। फिर अगर आप अब जैसे कोई व्यक्ति अपने डेट जो ड्यू है वो ट्रांसफर कर देता है क्रेडिटर को, दूसरे क्रेडिटर को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो यही बता रहा है कि अगर कोई क्रेडिटर असाइन कर देता है या ट्रांसफर कर देता है अपने डेट को जो कि उसके अगेंस्ट ड्यू थे, यानी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट ड्यू थे, ड्यूरिंग द फास्ट ट्रैक प्रोसेस पीरियड बोथ द पार्टी शैल प्रोवाइड द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज द केस में भी टर्म्स ऑफ सच असाइनमेंट। तो भाई प्रूफ क्या दोगे, वो टर्म्स ऑफ असाइनमेंट दोगे उनको कि भाई हाँ इस तरीके से जो इंटरेस्ट है, जो लोन लेना था मैंने ए से जो कि कॉर्पोरेट डेटर है, वो मैंने डी को ट्रांसफर कर दिया। तो जो आपने बीच में अपने एग्रीमेंट किया होगा, टर्म्स किए होंगे असाइनमेंट के, वो जो है इसके आरपी को आप प्रोवाइड कर दीजिए, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो नोटिफाई करेगा हर एक क्रेडिटर को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, एनसीएलटी को, यानी कि ऑफ एनी रिजल्टेड चेंज इन कमेटी विद इन 2 डेज ऑफ सच चेंज, कि अगर कोई चेंज आएगा तो उसके 2 डेज के अंदर अंदर ये इंटीमेट किया जाएगा इन सबको। फिर रेगुलेशन 28 बोलता है सेल ऑफ असेट आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो क्या कर सकता है, अनअनक्यूम्बर्ड असेट्स को, यानी कि जो किसी चीज़ में गिरवी नहीं रखी गई ऐसी असेट्स को कॉर्पोरेट डेटर की, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को हटा के, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अगर उसके ओपिनियन के अंदर ये नेसेसरी है कि इसको बेच देना चाहिए, तो, कि ये इसकी वैल्यू जो है बेटर मिलेगी, या ये चीज़ जो है अभी बेच देनी चाहिए बाद में नहीं बिकेगी, जो भी चीज़ है उस सिचुएशन के अंदर उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अ सेल एसेट अंडर दिस रेगुलेशन शैल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द कमेटी, लेकिन आपको उसके अंदर कमेटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अगर कोई बोनाफाइड परचेजर है भाई, जिसको ज़रूरत थी, उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, एसेट्स को खरीदा है जो कि इस रेगुलेशन के हिसाब से भेजी गई है, शेल हैव अ फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल टू सच एसेट्स। अब उसको कोई परेशान नहीं किया जाएगा, उसने तो अपनी सही से उस प्रॉपर्टी को खरीदे ना, पैसे देके, तो अब उसका फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल होगा उस प्रॉपर्टी के अंदर। देन आप क्या कर सकते हो, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस ले सकते हो रेगुलेशन 29 के हिसाब से। तो जो आईपी है आपका, आरपी है, जो भी है, तो वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास की ऑर्डर लेने के लिए कि मेरे को लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प चाहिए, मेरे को मेरा काम नहीं किया जाने जा रहा, मैं जाता हूँ वहाँ पे, मेरे को एंटर नहीं करने देते, मैं ये करता हूँ, तो मेरे को आप हेल्प दिलाओ, पुलिस दिलाओ, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की देता है वो आप मेरे को दिलाओ। तो इस तरीके की डिमांड की जा सकती है। फिर जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट है उसके बारे में बताता है रेगुलेशन 30 के अंदर कि ये चीज़ें जो है फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट के अंदर आएंगी, जिनको आप बाद में रिकवर कर सकते हो। देन कॉस्ट ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेगुलेशन 32 के अंदर बोलता है कि जो एप्लीकेशन है, सॉरी, जो एप्लीकेंट है वो फिक्स करके रखेगा कि कितने एक्सपेंसेस जो है इनकर्ड होंगे इंटरिम रेजोल्यूशन के द्वारा, या कितने उसके थ्रू होंगे, या कितने उसके ऊपर खर्चा होगा। फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो फिक्स करेगी एक्सपेंसेस को, अगर ये एप्लीकेंट ने एक्सपेंसेस फिक्स नहीं किए हैं तो, और जो एप्लीकेंट है वो एक्सपेंसेस को बियर करेगा जो कि कमेटी को बाद में रिम्बर्स कर दिए जाएंगे। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रेटिफाई बाय द कमेटी शेल बी ट्रीटेड एज फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट। तो ये जो अमाउंट भी आपको रिम्बर्स हुआ है ये भी क्या माना जाएगा, फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट ही माना जाएगा। द कमेटी शेल फिक्स द एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड ऑन बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो कमेटी फिर इनका खर्चा भी फिक्स कर देती है कि कितना इनका माना जाएगा। ठीक है, फिर फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू के बारे में बात कर रहा है कि
जो रजिस्टर वैल्यूअर है जो रेगुलेशन 26 के अंदर आपने अपॉइंट किया था, वो क्या करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास सबमिट करेगा एस्टीमेट कि क्या फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू है जो कि उसने इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड के हिसाब से फिजिकल वेरिफिकेशन करके इन्वेंट्री की फिक्स एसेट्स की डिटरमाइन की है कॉर्पोरेट डेटर की, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर देगा। फिर इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर होगा रेगुलेशन 35 के अंदर। तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। किसके पास सबमिट करेगा, जो कमेटी है क्रेडिटर्स की उनके पास सबमिट करेगा, और ईच प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास सबमिट करेगा, इन दोनों के पास। अब इस मेमोरेंडम इन्फॉर्मेशन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, क्या असेट्स लायबिलिटीज़ हैं इसकी, क्या लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में, जितने भी डेट्स ड्यू हैं उनकी पर्टिकुलर्स के बारे में, गारंटी के बारे में अगर कोई दे रखी है, नेम और एड्रेस आ जाएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बाकी जितने मटेरियल लिटिगेशन पेंडिंग है उनकी डिटेल आ जाएगी, और जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयज़ या लायबिलिटीज़ हैं कॉर्पोरेट डेटर की, इनके प्रति, एम्प्लॉयज़ के प्रति, वर्कमैन्स के प्रति, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के अंदर मेंशन की जाएंगी। फिर कोई भी मेंबर जो है कमेटी का वो रिक्वेस्ट कर सकता है आरपी से कि और कोई इन्फॉर्मेशन जो है, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है जो कि ज़रूरी है रेगुलेशन के हिसाब से, तो वो भी आप इसके अंदर प्रोवाइड कीजिए। फिर इनविटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स, तो अब आप क्या करोगे, रेजोल्यूशन प्लान्स को इनवाइट करोगे रेगुलेशन 35A के हिसाब से, वो नॉर्मल जैसे होता है। फिर रेजोल्यूशन प्लान आएगा आपके पास रेगुलेशन 36 के अंदर। उसके अंदर आपको यही बताया जाएगा भाई, आपको अलग अलग इसके अंदर सोल्यूशन दिए जाएंगे कि आप किस तरीके से एसेट्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताई जाएंगी। फिर मैंडेटरी कंटेंट्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान की, ये चीज़ें जो है मैंडेटरली एक रेजोल्यूशन प्लान के अंदर होंगी ही होंगी, इनको स्किप नहीं किया जाएगा। तो वो क्या चीज़ें हैं जो होंगी पहली बात तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिफिक सोर्सेज को फंड के, जो कि यूज़ होंगे पे करने के लिए फास्टैग प्रोसेस की कॉस्ट को। फास्टैग जो प्रोसेस की कॉस्ट है जो कि सबसे प्रायोरिटी जिसको मिलेगी वो सबसे पहले पे की जाएगी। फिर इसके बाद इसके अलावा लिक्विडेशन वैल्यू को पे करने के लिए जो कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की है, ठीक है, जिनको प्रायोरिटी मिलेगी किसी भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के कंपैरिजन के अंदर। इसके बाद जो लिक्विडेशन वैल्यू डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की है वो उनको पे की जाएगी। इस तरीके से आप पेमेंट करोगे। फिर जो रेजोल्यूशन प्लान है शेल इंक्लूड स्टेटमेंट एज टू हाउ इट वाज डील विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ये किस तरीके से आप सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ डील करोगे, कैसे किसको पैसा दोगे, सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी बताई जाएंगी। तो ये एक सीक्वेंस है जो नॉर्मली फॉलो किया जाएगा ABC स्टेप के अंदर। फिर इसके बाद ये बता रहा है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है वो क्या प्रोवाइड करेगा, टर्म्स ऑफ द प्लान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल की क्या टर्म्स है और क्या आपका इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल है वो बताएगा। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेट ड्यूरिंग इट्स टर्म की किसके पास जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है बिजनेस का, वो रहेगा। और एडिक्वेट मीन्स क्या है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के सुपरविजन के लिए कि भाई कौन सुपरवाइज करेगा कि सारी चीज़ें रेजोल्यूशन प्लान के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ रेजोल्यूशन प्लान के अंदर होगी। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की या जो भी कनेक्टेड पर्सन है उन सब की ये सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और फिर फाइनली आपका जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव हो जाएगा। तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्लान को इस कोड के हिसाब से, जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर। फिर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कमेटी को सबमिट करेगा जितने भी रेजोल्यूशन प्लान्स होंगे, और फिर वो सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, फाउंड और डिटरमाइंड बाय हिम प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, तो वो देखेगा कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन है, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन जिसको प्रेफरेंस दी गई है। अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है कि भाई नॉर्मल वैल्यू से कम पे आपने ट्रांजेक्शन कर ली। एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा उसके अंदर दिया गया। या फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है, या एंड द ऑर्डर्स इफ एनी ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, ये सब चीज़ें देखते हुए जो भी ऑर्डर ठीक लगेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, वो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर देगी कि भाई इसको आप वॉइड करो या जो भी चीज़ें करनी है वो कर देगी। फिर जो कमेटी है वो अप्रूव कर सकती है रेजोल्यूशन प्लान को, जो भी मॉडिफिकेशन रखते हैं उस हिसाब से, और फिर ये जो है सबमिट कर दी जाएगी और जो आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो उसको पास कर देगी और फिर इसको फॉलो किया जाएगा। तो एक बेसिक प्रोसेस है किस तरीके से फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान को किया जाता है। तो आई होप आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा किस तरीके से ये चीज़ की जाती है। बाकी आप इसको एक बार और अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई भी चीज़ रहती है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम और जो टॉपिक हैं उसके कवर करते रहेंगे।